ठीक है, अगला हमने गलबत शाह पढ़ लिया था, उसके बाद मानसा आएगा ना, तो मानसा है इसके बाद। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है 1591 से 1611। तो ये किस किस के टाइम पीरियड में होंगे? तो लिख लो, जहांगीर तथा अकबर के समकालीन और चंद्रवंश में किसके किसके होगा? एक तो लक्ष्मीचंद के होगा क्योंकि लक्ष्मीचंद से युक्त हुआ है, और एक उसके पिता रुद्रचंद। तो रुद्रचंद क्योंकि अकबर है, रुद्रचंद तथा लक्ष्मीचंद के समकालीन चंद्रवंश के शासक रुद्रचंद तथा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ना कि लक्ष्मीचंद के इधर पवार वंश में कि चंद्रवंश राजवंश आपस में युद्धरत थे, और तीसरा जो सबसे बड़ा शासन पूरे भारत में राज कर रहा था कौन था? मुगल वंश, उसका शासक कौन था उस समय पे? तो ये समकालीन राजवंश आते रहते हैं। कौन सा नंबर का शासक है? 44। ठीक है, पहले देख लेते हैं, लिखना बाद में, पहले समझ लेते हैं। तो गलबत शाह के बाद मानसा शासक हुए जिनका टाइम पीरियड 1591 से 1611 है, यानी ये अकबर और जहांगीर के समकालीन है। और चंद राजवंश की बात करी जाए तो रुद्रचंद और उसके पुत्र लक्ष्मीचंद के समकालीन। ठीक है, अब इसका एक दरबारी का दरबारी जो कवि है वो कौन है? कवि, ठीक है। अब ये प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य था, ठीक है, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य है। अगर इसकी जहांगीर ने इसकी प्रशंसा भी की है, हाँ, इसको एक उपाधि दी है। तो ये जहांगीर के समकालीन इसने एक, पहले तो इसने कवि भरत के बारे में एक लिखा है, मानवोदय काव्य, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की है। इसकी भाषा क्या है? इसमें मानवोदय काव्य में इनने मानसा की बुरी बुरी प्रशंसा की है, जिसमें इसने कहा है कि जो मानसा है वो सागर के समान गंभीर है। गंभीर मतलब समुद्र गंभीर होता है ना काफी, तो जो मानसा है वो सागर के समान गंभीर है, भीम के समान शौर्यवान है, सूर्य के समान तेजस्वी है, और क्या कहते हैं उसके कर्ण के और राजा बलि के समान दानवीर है। इसमें इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है, क्योंकि ये दरबारी कवि था किसका? मानसा का। तो दरबारी कवि तो अपने राजा की प्रशंसा करेंगे तभी तो दरबारी कवि है, वो नहीं करेगा तो फिर दरबारी कवि कहां से हो जाएगा वो? अच्छा, इसने ही जहांगीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना भी की है, जिसमें जहांगीर की प्रशंसा की है। जहांगीर विनोद, ये भी ग्रंथ, इसकी रचना भी इसने की है, इसमें जहांगीर की प्रशंसा की है। अभी देखो मन, अच्छा, इसके समय में जो तिब्बत था ना, तिब्बत जो छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था, है ना, जो एरिया था इसके ऊपर तिब्बत था ना, है ना। यहाँ जो तिब्बत जो था वो छोटे छोटे भागों में, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र था, क्योंकि पवार वंश भी इधर ही था ना, यहाँ था दावा प्रांत, तिब्बत का एक प्रांत था दावा प्रांत। तो ये हमेशा यहाँ लूटमार करते रहते थे, आक्रमण करते रहते, लूटमार करते रहते। तो मानसा ये एक ऐसा शासक था, मानसा अब यहाँ आक्रमण करेगा, तो मानसा ने इसके आक्रमण से को रखने होते इस पे ही आक्रमण कर दिया दावा प्रांत में, और दावा प्रांत को जीत लिया, वहां के शासक को पराजित किया, और प्लस पीरियड संधि होने पर बाध्य किया इनको, संधि करो। एक संधि में क्या था? एक तो सवा से तुम दोगे स्वर्ण, प्लस उसके साथ साथ तुम दोगे एक 4 सिंह वाला बेड़ा,
चार सिंह बेड़ा, अरे वो जो होता है नंदा देवी में जो होता है ना, चार सिंह वाला बेड़ा नहीं होता है, बैल टाइप, मतलब बकरी टाइप, वो मृग के समान, हिरण के समान, चार सिंह वाला बेड़ा दोगे और प्लस लूटमार नहीं करोगे, लूटमार से दूर रहोगे। तो ये लास्ट में संधि हुई, यानी दावा प्रांत को जीतने का कार्य किसने किया? मानसा ने किया। इसकी एक उपलब्धि ये थी। दूसरी उपलब्धि क्या थी? लक्ष्मीचंद ने आक्रमण किया, कहां? पवार राज्य में। तो लक्ष्मीचंद ने कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार, और 7 बार कैसा रहा? असफल। तो हम ऐसे क्यों माने कि 7 बार असफल रहा, यानी ये भी तो अपने आप में कुछ होगा जो 7 बार इसने आक्रमण को रोका रखा। तो इस एकमात्र हार को हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि ये थोड़ा मतलब कमजोर शासक था। 8 बार युद्ध में, जरूरी नहीं कि क्या पता है 7वां बार यही हारा हो, है ना? 7 बार यही हार गया हो मानसा से, 8वीं बार मानसा ने जीत लिया हो, ठीक है? तो कुमाऊं के इतिहासकारों ने ये लिख दिया हो कि 7 बार असफल रहा इसमें युद्ध को जीतने में, 8वीं बार जीत गया। तो इसलिए क्या हुआ, लक्ष्मीचंद के साथ इसका युद्ध हुआ है। 7 बार क्या हुआ है कि 8वीं बार मतलब इसके समय में 8 बार लक्ष्मीचंद ने आक्रमण किया, जिसमें अंतिम युद्ध में मानसा पराजित हुआ, है ना? तो और इसका सेनापति कौन था? खट्टर सिंह भी बोलते हैं, खट्टर सिंह। और इसका चंद्र राजवंश का कौन था? ठीक है, इसमें खट्टर सिंह की क्या हो जाती है? ठीक है। तो एट द एंड तो मानसा को क्या समझते हो? राजा, ठीक ठाक राजा रहा होगा, मुगल दरबार से अच्छे संबंध थे, है ना? दूसरा, दावा प्रांत को जीतने का कार्य किसी ने किया, है ना? यहाँ लूटमार होती रहती थी। और तीसरा, लक्ष्मीचंद को अरे पराजित हुआ, मान लिया 8वीं बार पराजित हुआ, 7 बार तो उसने शौर्य से अपने आक्रमण किया। तो इसको शौर्यवान शासक काफी मतलब शक्तिशाली शासक को कहेंगे इसको, ठीक है? तो मानसा के बारे में अब देखो, श्याम शाह, इसका पुत्र आएगा श्याम शाह। श्याम शाह कौन से नंबर का है? 45। ये भी याद होना चाहिए। मानसा के बाद श्याम शाह आएगा, श्याम शाह के बाद मेहदुद्दीन शाह आएगा, फिर पृथ्वीवती शाह आएगा। ये 4 चीजें, ये क्वेश्चन अभी आया ही, मुझे लगा इससे पहले वाला जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें इनको क्रम वाइज लिखिए आया था। तो शुरू के 4-5 और जो शक्तिशाली हैं वो ये याद होनी चाहिए। और लास्ट के जो टिहरी राज्य पाएंगे 5 राजा ना, उनके डेट भी याद करनी पड़ेगी, जैसे कि 15 से 59 तक। अगर तुम डेट याद कर लोगे तो तुम्हें एकदम से क्वेश्चन आया कि तुम्हें खाली डेट याद है, तुम्हें और कुछ याद नहीं करा तुमने, कि बोलेंगे कि 1857 के युद्ध में टिहरी राज्य का शासक कौन था, तो तुम उससे डेट से पता लगा लोगे कि 59 से कौन होगा। अरे 1857 में जो 1857 की जो क्रांति थी वो कुमाऊं क्षेत्र में तो थी, गढ़वाल क्षेत्र में थोड़ा थी। गढ़वाल क्षेत्र में क्यों नहीं पड़ा उसका? क्योंकि वहां का शासक कौन था? टिहरी, जो कि किसका लागू था? अंग्रेजों का, है ना? तो इसलिए गढ़वाल राज्य में क्रांति ना होने के क्या कारण है? ये अगर क्वेश्चन आएगा कि 50 शब्दों में लिखो कि 1857 तक की क्रांति का उत्तराखंड पर प्रभाव, तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे मैं समझा, है ना? तो लिखने की प्रैक्टिस भी इसलिए करा रहा हूँ मैं। अगला लिखो श्याम शाह। श्याम शाह के बारे में जानकारी मिलती है जहांगीरनामा से, है ना? जहांगीरनामा में ऐसा है कि इसने जहांगीर से भेंट करी थी, श्याम शाह ने काफी उपहार दिया होगा उसको। तो जहांगीर से भेंट करी है इसने, तो जहांगीर ने इसको बदले में एक घोड़ा और एक हाथी भेंट किया है जहांगीर ने। हाँ, इसने नहीं, इसने तो सोना चांदी जो ले गया होगा, क्योंकि यहाँ घोड़े की क्या काम, घोड़े कैसे दे देगा वो जानते हैं। जो यहाँ की चीजें होंगी जैसे हिरन की खाल हो गई,
कस्तूरी हिरण हो गया, ऐसे कुछ चीजें देगा उसको, तिब्बती याग हो गए, ऐसे चीजें देगा जैसे जो दिया है रुद्रचंद जो देखा है ना अकबर के समय पे। तो जहांगीर से इसने भेंट करी है आगरा में। इसने जो जहांगीर से भेंट करी है कहाँ है? आगरा में। अच्छा मैंने रुद्रचंद के बारे में बताया था, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट करी थी? लाहौर में करी थी ना 87 में ना, 87 में तो इसने पहले वो करी स्वीकार करी, फिर 1 साल बाद 3 साल बाद आगरा में से भेंट करी, कस्तूरी हिरण ले गया था, तिब्बती याग ले गया था ना, ऐसे इसने भेंट करी जहांगीर से आगरा में। और फिर जहांगीर ने इसको अपने काफी प्रशंसा करी होगी, काफी सोना चांदी ले गया होगा, तो जहांगीर ने इसको एक घोड़ा और एक हाथी दान स्वरूप भेंट किया। अच्छा एक तो जहांगीर नाम में इसका उल्लेख मिला है। दूसरा गणराजवंश का काव्य, ये किसने लिखा है? मैंने तुम्हें परावंश शुरुआत कराया, तो परावंश की जानकारी को, इतिहास को जानने के स्रोत बताए हैं, उसमें एक गणराजवंश काव्य होता है, रामायण, प्रदीप, गणराजवंश काव्य, मानवधर काव्य। मानवधर काव्य हमने पढ़ लिया, ये हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, मौला राम है ना। और तीसरा जहांगीरनामा, गणराज, और एक पादरियों की यात्रा वृत्तांत, पादरियों द्वारा विवरण कर दिया है। इसके इसमें जो पहला पादरी जो आया था ना पवार वंश में, यानी गढ़वाल राज्य में जो पहला पादरी आया था उसके समय पे आया था, शाम शाह के समय में। अस्तोनिया नाम है उसका, अस्तोनिया जी एंड्रोदे है इसका नाम। पहला जो पादरी आया था गढ़वाल में, शायद उत्तराखंड में भी, तो वो अस्तोनिया जी एंड्रोदे था। वो आया था एक्चुअली तिब्बत की यात्रा करने के, आया तिब्बत की यात्रा करते हुए वो श्रीनगर आया, और श्रीनगर से तिब्बत होते हुए चले गए। कई बार 2 से 3 बार आया है वो, फिर 2 बार आया शायद, तीसरी बार उसने एक अपना दल भेजा जिसमें वो स्वयं नहीं था, उसमें भी इसकी, लेकिन उस समय पे मृत्यु हो चुकी थी। क्या हुई इसकी मृत्यु? 30 में ना, 1630 में, 1630 में मृत्यु। तो ये 3 इसका जो जानकारी का जो मिला है वो 3 इसमें लिखा, जहांगीरनामा में, राजवंश काव्य में, और पादरियों द्वारा विवरण जो दिए गए विवरण में उसमें लिखे हैं। मैं तुम्हें चंद शासक में तो बता दूं, लक्ष्मीचंद की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? कौन आया था शासक? किसका आगमन हुआ? मतलब अगला शासक कौन बना? दलीपचंद बना था, बताया था है ना। उस समय पे भी दलीपचंद की मृत्यु 6 रोग से हो गई थी। फिर विजयचंद शासक बना था, तो विजयचंद के समय पे अंदर क्या हो गया, गुटबाजी चलने लग गई थी। सुखराम कार्की हो गया, और पीरू गोसाई हो गया, विनायक भट्ट हो गया, इन लोगों ने विजयचंद को मार दिया था, याद आ रहा है कुछ, है ना। फिर क्या कहते हैं, मेहरा और फतेयालों की उसमें गुटबंदी होने लग गई थी, मेहरा और फतेयालों की लड़ाई, आपस में संघर्ष हुआ, क्योंकि सेनापति उस टाइम पे मेहरा और फतेयाली बनते थे ना। इसकी स्थापना किसने? सोमचंद ने कर दी, अपने जब संस्थापक जो था। तो मेहराव की जीत हुई थी, जिसमें दोनों धड़ों बढ़ गए थे, जिसमें मेहराव की जीत हुई, तो मेहरा ने किसको बैठाया? त्रिमलचंद को बैठाया था, याद आ रहा है कुछ। फिर त्रिमलचंद का कोई पुत्र नहीं था, फिर उसने कहा लक्ष्मीचंद का कौन वो होगा, है ना। उसमें एक नीलू गोसाई था, नीलू गोसाई का पुत्र था बहादुर, जिसे बाज बहादुर चंद कहा गया लास्ट में। वो एक चरवाहे से शासक बनने वाला प्रथम शासक कौन था? बाज बहादुर चंद, ऐसा कुछ पढ़ाया था। तो उस समय पे जहाँ चंद शासन में जो चल रहा है ना ये मामला, उस समय पे जो गढ़वाल का राजा है वो श्याम शाह है, ठीक है। तो श्याम शाह के समय में क्या हुआ है, यहाँ पहले लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो गई है यहाँ, क्योंकि लक्ष्मीचंद इसके पिताजी के समय में था। तो लक्ष्मीचंद था, इसके बाद तुम्हारा दलीपचंद आया। दलीपचंद की मृत्यु 21 से 24 तक 3 साल बनाए उसका नहीं, क्योंकि 21 में लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो गई थी ना, तुम्हें याद होगा नहीं होगा। 21 से 24 तक इसकी मृत्यु हो गई थी, 6 रोग से इसकी भी। फिर एकदम फिर विजयचंद आ गया था, विजयचंद को मार दिया था किसने? सुखराम कार्की ने। ये सब पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। फिर क्या हुआ कि किसने? त्रिमलचंद जो था, जब इसने इसको मारा तो त्रिमलचंद जो था इसका भाई, इसने क्या करा, इसके वहां शरण ले ली थी। चंद शासक ने श्याम शाह के वहां शरण ली कई साल तक। फिर क्या करा, फिर त्रिमलचंद, जब मेहरा और फतेयाल लोग आपस में लड़ रहे थे तो मेहराव की जीत हुई। मेहराव ने क्या करा, त्रिमलचंद को अपने शासन नियुक्त कर दिया। चंद्रवंश का अगला शासक कौन होगा? ये त्रिमलचंद होगा। तो त्रिमलचंद यहाँ से आया है, तब त्रिमलचंद शासक बना है, ठीक है। तो इसने सुखराम कार्की की मृत्यु करवा दी थी। फिर
रसोइयों का मामला चल रहा है। उस टाइम पे तुम्हें ये भी बताया था कि इसने प्रवचन नहीं सोचा कि रसोइयों में मेरे को ध्यान देने का मामला सामने आया, तो रसोइयों को अलग अलग करने का भी कारण सिखाई था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके ही समय, शामशाह के भी समय चंदों के और पवारों के आपस में कैसे संबंध थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। समझ में आया? अच्छा, यहाँ से तो इसका कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध होगा इसका दावा प्रांत में। फिर जैसे मानसा की डेथ हो जाती है, जैसी मानसा की डेथ हो जाती है तो फिर दावा प्रांत फिर लूटमार मचाना शामिल कर देता, कह रहा कोई संधि बंदी नहीं हुई थी। फिर ये दोबारा आक्रमण करता है शामशाह, और इस बार वो कहता है कि तुम्हें एक क्या कहते हैं, एक शेर, सवा शेर नहीं, एक शेर तुम्हें आप चूर्ण देना है, सोने का चूर्ण देना है, ठीक है। 4 सिंग वाला को मेढ़ा देना ही देना है, और एक चवर गाय भी देनी है, जो अच्छी होगी ना गाय, अच्छी चवर गाय देनी है। अब तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज और करनी, दोबारा से संधि करने लगे दावा प्रांत जीतने का, ठीक है। देखो मुगलों से अच्छे संबंध है, चंदों से अच्छे संबंध हो गए हैं, ठीक है। और तीसरी चीज दावा प्रांत को भी जीत लिया, यानी इसके समय में काफी अच्छी चीजें होंगी। अब आई बात कि ये शासक कैसा था। शासक को काफी अच्छा दिख रहा है ना, लेकिन सबसे विलासी राजा भी शुरू कहा गया है। ये वैश्या के साथ रहने में कोई गुरेज नहीं करता था। पहले चीज, सती प्रथा का जो उल्लेख हुआ है, प्रथम सती प्रथा का जो उल्लेख हुआ है वो इसी के कारण हुआ है। इसके समय में जब इसकी मृत्यु हुई ना 1630 में, तो 60 रानियों का सती होने का उल्लेख है। लगता है कि विलासी राजा की संख्या भी इसी को दी गई है। सती प्रथा का उल्लेख भी इसी के उसमें हुआ है उत्तराखंड में, यही समझ सकते हैं। और कितनी सतियों का उल्लेख हुआ है? 60 रानियों में। इसकी मृत्यु के पश्चात 60 रानियों में सती होने का उल्लेख मिला है, ठीक है। तो बात इस कारण से इसको हम शक्तिशाली राजा ना कहें, ऐसा नहीं हो सकता ना, शक्तिशाली तो था अपने आप में, है ना। और हो सकता था ये भी आक्रमण, इसे पता है यहाँ गुटबंदी हो रही है तो ये आक्रमण कर सकता था। यहाँ आक्रमण क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ से आक्रमण मिला था बार बार दावा प्रांत से। तो आया समझ में? सफल कूटनीति कहना इसको सही रहेगा, गलत क्या रहेगा? सफल कूटनीति मतलब अच्छा शासक था, ये भी कहना पड़ेगा ना। मुगलों से अच्छे संबंध रखता है, मुगल से इतना प्रसन्न हो गया मुगल जो उसको हाथी और घोड़ा भी दे रहे हैं साथ में। मुगलों से अच्छे संबंध है, वहां से अपना एक चीज, वहां से अपना लूटमार का वो चीज हटा ली, आक्रमण वहां से भय हटा लिया, प्लस दावा प्रांत को जीत लिया है, प्लस उसे पता है कि दो जनों से एक साथ लड़ना मुश्किल है, और चंदों से भी संबंध अच्छे कर लिया अपने। वहां का कोई शासक था उसको त्रिमंचन को आश्रय दे दिया, है ना। अच्छा, इसके जो गुरु थे देखो, शामशाह के राजनीतिक गुरु कवि शंकर देव थे। कवि शंकर देव, जिन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की है। जिन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, वास्तु शिरोमणि नाम है, ग्रंथ मतलब ये ग्रंथ जो होता है, नाम उसका वास्तु शिरोमणि है। यहाँ ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ तो पीछे लिखना पड़ेगा, जैसे मानव काव्य ग्रंथ की रचना की, ठीक है। देखो इसके काल में दो चीजों की स्थापना हुई है श्रीनगर में। एक हो शामशाही बाग का निर्माण, इसमें कंफ्यूजन रहेगा, देखना ध्यान से देख लो। शामशाही बाग का निर्माण एक ये हुआ है, प्लस दूसरा क्या कहते हैं केशवराय मठ की स्थापना, वो भी इसी के समय हुई। अच्छा, ये हुई है तुम्हारी 1625 के समय, ठीक है। इसकी डेट इतनी वो नहीं है, इतिहासकार बयान नहीं करी, ये तो क्या कहते हैं कहीं अभिलेखों में लिखी होगी, तो तब जाके इसकी डेट पता लगी होगी कि 1625 में की है। अच्छा, ये जो करिए शामशाही बाग का निर्माण, ये तो शामशाह ने खुद कराया है, शामशाह। अच्छा, डेट दिखाने का कारण ये भी है ना, ये जो केशव मठ का स्थापना जो करी है, ये करी है महिपति शाह ने। अगला जो शासक पढ़ेंगे महिपति शाह ही पढ़ेंगे।
पुत्र नहीं, इसका चाचा, मानसा का भाई, इसकी तो कोई संतान थी नहीं। या ऐसा भी लिखा गया है कि इसकी एक संतान थी जो उसके ऊपर अवयस्क थी, 7-8 साल की रही होगी। उस समय पे उसका शासन किसने संभाला? कहीं तो ये लिखा हुआ है कि इसकी एक संतान थी जो अवयस्क थी और जिसने लेकिन महिपति शाह को शासन संभालना पड़ा। दूसरा ये कहा गया किसी किसी में कि इसकी कोई संतान नहीं थी तो इसके चाचा ने संभाली। ठीक है, तो अगला शासक महिपति शाह। तो ये सामशाही बाग का निर्माण जो किया है, ये दोनों के दोनों श्रीनगर में हुए हैं। ठीक है, तो केशरो मठ की स्थापना जो हुई है वो किसके शासन काल में हुई है? शामशाह के शासन काल में हुई है। देखो 25 है ना, 30 तक तो शामशाह की शासन काल है, तो किसके शासन काल में हुई है? ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। किसके शासन काल में हुई है? तो शामशाह के। किसने करी है? तो महिपति शाह। समझ आ गया? एक अभिलेख में मिला है ना यहाँ से, उसमें उसका जिक्र है महिपति शाह का, इसलिए मान गया है कि महिपति शाह ने करवाई। ये ऐसा भी हो सकता है कि महिपति शाह तो इसका चाचा है, तो यानी काफी वृद्धि होगा। ठीक है, हाँ, सबसे अधिक उम्र में शासन करने वाला शासक महिपति शाही होगा ना। भांजे के भतीजे के बाद सीधे चाचा आ रहे हैं शासन करने के लिए, तो सबसे अधिक उम्र में शासन करने वाला भी कौन था? महिपति शाह। अब अगला जो शासक पढ़ेंगे महिपति शाही पढ़ेंगे। तो जिसने करी है वो महिपति शाह है, और जिसके समय में हुई है, जिसके शासन काल में हुई है वो है। मान लिया क्वेश्चन ये आया कि किसके शासन काल में हुई है और तो महिपति शाह मत करके आना, क्योंकि अगला शासक महिपति शाह आएगा। करी किसने है? महिपति शाह ने करी है, लेकिन हुई किसके शासन काल में हुई है? अगला शासक लिखो महिपति शाह। 15 साल का शासन है इसका, 31 से 45, 45। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था ना कि ये जहां तक शामशाह की कोई संतान नहीं थी, कहीं ऐसा लिखा है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं आएगा कि ये इसका पुत्र था या कुछ था चाचा ही। अब ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है कि शामशाह का एक पुत्र था दुलाराम करके, उसकी आयु 7-8 साल रही होगी, तो अवयस्क था, तो फिर महिपति शाह ने संभाला। कहीं ये जिक्र करा। मौला राम ने कहा है कि जो दुलाराम जो था वो महिपति शाह का पुत्र था, लेकिन महिपति शाह का जो पुत्र है वो है प्रथमपति शाह, जो अब आएगा इसके बाद में, है ना। इसके समय में कौन आएगा? सुलेमान शिको, है ना। तो महिपति शाह जो है इसके बारे में अगला शासक, खाली तुम्हें इतने याद रखेंगे अगला शासक कौन था, क्योंकि इसके बारे में बहुत जगह अलग अलग जिक्र मिला है। कहीं मिला है कि इसका कोई पुत्र नहीं था, कहीं लिखा पुत्र था तो वो दुलाराम था, जो कि 7 वर्ष का था, 7-8 वर्ष का रहा होगा, तो उस टाइम पे महिपति शाह ने संभाल लिया, उसका संरक्षक बन गया। कहीं लिखा है कि जो दुलाराम था वही महिपति शाह का पुत्र था, वो इसका पुत्र नहीं था, ये मौला राम ने कहा है। तो ये अलग अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, उसके बारे में लिखो। सबसे अधिक उम्र में शासन करने वाला, तो देख लो सबसे अधिक उम्र में शासन करने वाला, और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो इसने करी हुई है। तो पहले कहानी जैसी समझ लेते हैं। अरे उत्तराखंड के शासन को समझ में मजा आ रहा है, कहानी को समझ में? कहानी भी तुम्हें बहुत कम मिलेगी। हाँ, इनकी पत्नी का नाम पता तुमको क्या था? कर्णावती, नागकटी रानी। किसने बोला है? ये शिव प्रसाद डबराल ने, है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नागकटी रानी कहा किसने है? तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा है, वो हम पढ़ेंगे। कर्णावती के लिए अलग थोड़ा सा कुछ चीजें लिख देंगे ना। उस टाइम पे नवाजिद खान ने आक्रमण किया था, 1635 में आक्रमण किया था, ठीक है। और दूसरी चीज क्या? तो बोल रहा हूँ, पृथ्वीपति शाह के समय में आक्रमण हुआ था ना उस समय पे 35 से 40 में। तो पृथ्वीपति शाह की मां थी कर्णावती, संरक्षिका, क्योंकि उस टाइम पे उसकी उम्र भी 7-8 साल की रही है। तो उसका जो राज्याभिषेक 35 में इसकी मृत्यु हो गई है, उसका राज्याभिषेक जो हुआ है वो आई थिंक 40 में हुआ है, 40-41 में, पृथ्वीपति शाह का। तो ये 5-6 साल तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी है, क्योंकि 35 में तो मृत्यु हो गई है उसकी महिपति शाह की। और पृथ्वीपति शाह जो उसका बेटा है वो बेचारा वो भी अवयस्क है, 7-8 साल का है, तो उसकी संरक्षक किसको बनाया गया है? कर्णावती, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह की कर्णावती रही है। तो कर्णावती के लिए हम अलग से पढ़ेंगे ना। कारणपुर जो बना है देहरादून में, गए हो कारणपुर? वो नगर जो बसा है वो भी इसने बनाया था,
ठीक है। मलेथा की कुल का मलेथा में जो कुल का जो वो दिया था कि बनाओ करके बनाया तो माता सिंह भंडारी था, लेकिन इसने दिया था। हाँ, और ब्राह्मणों को कुछ भूमि दान भी दी थी मलेथा की तरफ, वो भी इसने दी थी रानी कर्णावती ने। ठीक है। देहरादून के उस टाइम पे देहरादून घाटी की जो राजधानी थी वो नवादा थी, वो भी कर्णावती के समय की है। वो मैं तुमको बताऊंगा अभी जब कर्णावती हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है। तीन इसके सेनापति थे महिपति शाह के, तीन सेनापति थे। एक तो सबसे फेमस जो सेनापति हो गया कौन था? माधो सिंह भंडारी। ठीक है। चीन के युद्ध में जो मारा गया था शत्रुघ्न जी के तट पर। ठीक है। माधो सिंह भंडारी टिहरी का था वो। दूसरा हो गया तुम्हारा रिखोला लोधी, जो अभी दावा प्रांत में फिर आक्रमण होगा ना, दावा प्रांत से होगा इनका आक्रमण। दावा प्रांत बोलते हैं तिब्बत का पश्चिमी एरिया, वहां के 3 आक्रमण करेगा महिपति शाह। तीसरी बार तो हार जाएगा। तीसरी बार जब आक्रमण करेगा वो तीनों के तीनों रिखोला लोधी तीसरा आक्रमण मारा जाता है। तो रिखोला लोधी को हम मारा जाएगा दूसरा सेनापति। तीसरा होता है बनवारी दास, जो कि मूलाराम के जो वंशज आए हुए हैं। मूलाराम के वंशज कहां से आए हुए हैं? अरे जब सुलेमान सिंह आया था तो उसके साथ जो आए थे 17 लोग आए थे, उनमें से तो थे मूलाराम के जो पूर्वज आए हैं। और पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो बनवारी दास भी उनमें से कोई एक था, वो पहले ही आ चुका था, क्योंकि जो वो आएंगे वो तो इसकी जो पुत्र आएगा प्रतिपति शाह उसके समय में आएगा ना सुलेमान सिंह को, तो ये पहले ही आ चुका है बनवारी दास। तो 3 सेनापति हैं कौन कौन? माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास, जिनको बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। अच्छा, दावा प्रांत में पहले दावा प्रांत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दावा प्रांत में क्या था? आक्रमण था। तो इसने फिर वहां तो वैसे होना है कि पता लगा उन्हें शाम की मृत्यु होगी तो फिर आक्रमण करना चालू कर दिया। तो इसने दावा प्रांत को जीत लिया। पहले एक बार आक्रमण करा, फिर उन्होंने संधि को छोड़ा, संधि को त्यागा, फिर आक्रमण करा, फिर जीता। इस बार क्या करा कि यहाँ लहासा है ना, लहासा का जो शासक था इसने इसकी सहायता करी। ये इसके वंशज आए होंगे यहाँ साधन होंगे, तो इसने इसकी सहायता करी। इन दोनों सेनाओं से संयुक्त सेनाओं ने इसको हराया, पवार वंश को। ठीक है। और पवार वंश का शासक जिसमें रिखोला लोधी को मारा गया था। ठीक है। एक चीज ये थी। दूसरी चीज ये भी थी कि जब इसने दूसरी बार आक्रमण करा था, इसने महिपति शाह ने, तो इसको जीत लिया था पूरा। उसने कहा पहली बार आक्रमण करा, संधि नहीं मानी, तो दूसरी बार आक्रमण करा तो इसने अपने कुछ अधिकारी थे, बर्तवाल अधिकारी, बर्तवाल थे कोई, तो उनको यहाँ बर्तवाल बंधुओं को, भाइयों को यहाँ दे दिया कि तुम यहाँ शासन करो। तो फिर तीसरा आक्रमण जब ये करता है तो ये यहाँ बर्तवाल बंधुओं को भी मार देता है, रिखोला लोधी भी मारा जाता है। तो ये और फिर ये इसके बाद, क्योंकि अब तो इसको शांति चाहिए ना, कितना युद्ध करेंगे, सारा बहुत चीजें हो रही है ना महिपति शाह, तो फिर ये इस पर कहता कोई बात नहीं। फिर संधिया दोनों के बीच में संधि होती है, लेकिन संधि जो कराता है वो माधो सिंह भंडारी कराता है, क्योंकि रिखोला लोधी तो मारा जाता है ना। तो संधि कराने वाला जो था वो माधो सिंह भंडारी था, लेकिन मृत्यु किसकी हुई है? रिखोला लोधी की हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बार नागा साधु, जब ये हरिद्वार जा रहा था ना एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए, एक ये भी है कि तीर्थ यात्रा करने के लिए कहाँ जा रहा था? हरिद्वार जा रहा था। हरिद्वार जा रहा था तो इसको बीच में नागा साधु दिख गए। तो नागा साधु के बाद इन्होंने देखा हाथ में ढाल वाल हैं, कुछ चीजें हैं, तो इसने उनको मृत्यु मतलब पराजित कर दिया, मतलब मार दिया होगा, है ना। इनके सैनिक भी जब जहाँ राजा जाएगा उसके सैनिक तो सैनिक जाएंगे साथ में, तो नागा साधु को मार दिया। बाद में इसको पता चला रही तो बहुत गलत हो गया, तो इन्होंने ब्राह्मणों से कुछ राय मांगी। तो ये मौलाना ने जिक्र करा है अपनी पुस्तक गणराज वंश का काम। तो उससे कहा कि ऐसा करो, ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो कि या तो तुम सोना है, सोने को पिघलाओ और इसे पी जाओ। तुमने बहुत बड़ा अन्याय करा है, ये ब्राह्मणों का काम है। या फिर ऐसा करा है, ऐसा करो युद्ध में अपनी जान वीर गति में लड़ते लड़ते और वीर गति को प्राप्त हो जाए। फिर इसने ऐसी करा, कुमाऊं के साथ युद्ध करा है, चंद्रवंश के साथ, उसमें मृत्यु हो गई है, इसको वीर गति प्राप्त हो गया। तो ये भी बहुत महान शासक था। यही तो माना जाता है कि लास्ट में शासक तो ऐसा करते ही नहीं है, उनको तो इनसे से कोई मतलब नहीं है। अरे हो गया शासक तो कितनी कितनी चीजें हो जाती है उनसे, तो लास्ट में कहते हैं कि इतना शासक बाद में इसकी दिमाग को जाने क्या हो गया, पहले से बुढ़ा, तो पहले शासन ही बुढ़े एज में, ये बड़ी एज में करने के लिए आया हो, तो लास्ट में ऐसे मरा हो। कुमाऊं में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। नागा साधु की उन्होंने मृत्यु कर दी। अच्छा, इसने एक प्रथा थी रोटी सूची प्रथा, एक प्रथा होती है रोटी, अभी भी शायद है वो, मैंने तो देखी हुई है, अब तुमने देखी हुई बताना मुझे कि पहाड़ों में शायद अभी भी है कि जो खाना बनाने वाले होते हैं ना,
वो धोती में खाना बनाते हैं, सीधे हुए कपड़ों में खाना नहीं बनाते, है ना। अब तो बहुत कम हो गया है, बहुत, मैंने नानी को देखा था अपना, अब हमारी नानी बहुत कम करती है सब। तो या तो साड़ी में बनाओगे, मतलब सीधे हुए कपड़े नहीं होने चाहिए, या फिर धोती में बनाओगे, चाहे आदमी हो चाहे औरत। तो इसने, और दूसरी चीज, ब्राह्मण लोग जो है वो रोटी नहीं खाएंगे, क्षत्रियों तक के हाथ का रोटी नहीं खाते थे, बल्कि बाकी और चीज तो छोड़ो, बहुत चीजें थी ना। तो ये ब्राह्मण लोग, अब इन्हें रोटी सूची प्रथा चालू करी कि कोई भी जना किसी के भी ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ का खाना खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये इसने कहां से, ये इसने क्या करा पता है, इसको जरूरत क्यों पड़ी, कभी भी हो शासक जब उसको जरूरत पड़ेगी, जब भी वो सामाजिक क्षेत्र में दखलंदाजी करेगा, ये ना तो ब्राह्मण पीछे पड़ जाएंगे उसके, बहुत तगड़े। तो इसको यहाँ मिलती है, यहाँ तिब्बत वाले क्षेत्र में। इसका हार का एक कारण ये भी था, सैनिक होती ना जब यहाँ, जब पूरे राज्य को उठाने की बात आएगी तो फिर खाली क्षत्रिय नहीं देखे जाते, फिर सब होते हैं शामिल, सबके सब ब्राह्मण भी होंगे। अब वहाँ ब्राह्मण खाने नहीं खा रहे हैं, अगर हमारे हम खाने नहीं खाएंगे, बल्कि चलो क्षत्रिय छोड़ो, ब्राह्मण के हाथ का नहीं, उसमें भी ऊंचे नीचे ब्राह्मण, नीचे ब्राह्मण, जब मैंने बताया था अजय पाल के समय में, है ना। तो उस समय भी ऐसे होता था, चंदों में भी ऐसे रहा है, रुद्रचंद के समय में, है ना। तो ये जब शासक को लगा कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, तो फिर इसने प्रथा चालू करी, दो चीज की प्रथा। इन्हें कहा पहली चीज कि ये जो तुम क्या कहते हैं, रोटी जो तुम खा रहे हो क्षत्रिय का हाथ का, क्षत्रिय ब्राह्मण का हाथ का नहीं खा रहे, ऐसा नहीं चलेगा, खा सकते हो। ये जो रोटी सूची समझ गए ना, ये कुछ चीजें करी है उसने। प्रतिशा माधव सिंह भंडारी मैंने बताई थी है कि तिब्बत चीन तुमुल युद्ध हुआ था, उस समय पे इसकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब है कि कुल का निर्माण भी कराया था इन्हें माधव सिंह भंडारी ने। थोड़ा अलग से माधव सिंह भंडारी की दो तीन लाइनें कर देंगे हम, क्योंकि काफी फेमस है ना, गर्वभंजक की उपाधि दी गई है ना इसको। और गर्वभंजक देख लो, गर्वभंजक जो कहा गया किसको, क्यों कहा गया है नहीं पता। इसका एक पुत्र था गणेश सिंह, उसकी बलि दे दी थी जैसे कि उनके निर्माण के वक्त कुछ हुआ होगा, एकमात्र पुत्र था, तो इसलिए इसको गर्वभंजक की उपाधि दी गई है। अच्छा, गर्वभंजक की उपाधि, लड़ रहा है बेचारा, तिब्बत से लटका पड़ा है लड़ाई में। अच्छा, इस यहाँ समय पे उसके मुगलों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अब शाहजहां का राजस्व हुआ जाएगा ही नहीं, अब फिर अकड़ आ जाएगी, इसको भी आएगी, इसके पुत्र को भी आएगी, नगति शाह को, प्रतिपति शाह को। अच्छा, मेरे से बात नहीं आ रही, जैसा भी आगे पढ़ोगे तुम, प्रतिपति शाह को अवयस्क था और ये बुढ़े में शासन कर रहा है, इसका पुत्र अवयस्क, जब इसकी मृत्यु होगी तो ये अवयस्क कहलाएगा। वो मतलब तो यानी शादी लेट हुई होगी या तो ऐसा कुछ चीजें इतिहास का बहुत सी चीजें लिखती है, कुछ चीजें मतलब कुछ चीजों का तुकना होता है, कुछ नहीं। जैसे लोधी वाली बात पढ़ी थी हमने कब, कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी, वो लोधी बोल रहे हैं। और उसका पिता जो हो रहा है वो अकबर के समय पे शासन, अकबर का सहजपाल जो था अकबर का समकालीन था, और ये जो है लड़ रहा है रुद्रचंद से, बलभद्र शाह रुद्रचंद से लड़ रहा है गौतम का युद्ध, और इसको शाह की पार्टी दे रहा है लोधी, वो भी बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना करी है, इब्राहिम बेदी। और ये सब चले गए हैं कब, 1526 में इनका डी एंड हो गया है ना, ठीक है। अच्छा, इसकी उपाधियां कुछ है, जैसे महाप्रचंड भुजदंड, मौला राम ने इसको कहा है महाप्रचंड भुजदंड, मौला राम ने, क्योंकि मौला राम ने इसके बारे में काफी चीजें लिखी ना, गणराज वंश काव्य जो लिखा है पूरे गढ़वाल के इतिहास के बारे में लिखा मौला राम ने, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, दूसरी चीज गर्वभंजन, ठीक है, युद्ध में प्रयास रहने के कारण। एक इसको कहा है अक्खल राजा, अकरू, अक्खल राजा उसने कहा है, तो मुगलों ने, ऐसा माना जाता है कि मुगलों ने कहा है इनसे अक्खल राजा, क्योंकि शाहजहां के राज्य से भी ये नहीं किया था ना वो, हाँ शाहजहां के राज्य से भी ये नहीं किया था, तो शाहजहां का राज्य किया था, इसने जाने से मना कर दिया था, इसलिए इसकी मुगलों ने, तो मुगल क्या कहते हैं जो कवि थे या फिर जो मुगल बताने वाले थे, उन्होंने इसको क्या कहा है, अक्खल राजा की संज्ञा दी है। अब एक हेडिंग लो, माधव सिंह, निवास स्थान टिहरी, निवास स्थान टिहरी, पिता का नाम लिखो कालू भंडारी, और पत्नी का नाम लिख लो उदीना बोरानी, उदीना बोरानी।
ठीक है, उपाधि लिख लो। हाँ, जब उपाधि लिखूंगा उसको ब्रैकेट में लिखा दूंगा। उपाधि लिखो, गर्वभंजक। ब्रैकेट में कारण करके डैश करके पहले वो कारण और डैश लिख लो। एकमात्र पुत्र दर्ज सिंह की बलि देवी। देखो इसमें टीरी में मलेथा की कुल का निर्माण, गुल, कुल माने गुल। हाँ, इसमें टीरी में मलेथा की गुल, मलेथा टीरी में, यहाँ मलेथा की गुल लिख दो। जब गुल लिख दो एक गुल एक ही बात है, मलेथा की गुल का निर्माण। और एक बहुत प्रसिद्ध है इसके, जैसे वो है अब देखो एक क्लास लिख लो कि 1640 में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये मरा कब है, इसकी मृत्यु कब हुई है, पृथ्वीपति के सारे समय पे हो गया। महीवत दिशा तो 35 में डेड हो गया उसका महीवत दिशा का। ये चीज 1740 इसलिए दिखा रहा हूं। देखो 1640 में चीन तुमुल युद्ध, चीन तुमुल युद्ध में सतलज नदी के तट पर वीर गति को इसमें हेडिंग ये भी लिख लो नाम, वो रानी कर्णावती भी लिख लो, रानी कर्णावती इसी में लिख लो। आगे प्रतिवेश आप पढ़ेंगे जब उसमें जो कर्णावती आएगी उसमें हम बताते रहेंगे। 1635 से 40 तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका, इसके समय दून घाटी की राजधानी नवादा थी। नवादा, ठीक है, क्वेश्चन भी आया हुआ है नवादा।